हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल DSR स्टडी पंडित। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 11th का पॉलिटिकल साइंस के जो फर्स्ट वाली बुक है उसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं। इस वीडियो में 25 प्लस मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप लोगों के पेपर में आने की बहुत ज़्यादा संभावना है वही मैं आप लोगों को कराऊंगा। इसके साथ साथ बच्चों, अगर आप लोगों को हिस्ट्री, पॉलिटिकल या ज्योग्राफी के अगर आप लोगों को नोट्स फ्री में चाहिए तो हमारी वेबसाइट dsrstudypoint.in पर जाएं और क्लास 11 उस पर सर्च कर लेना, आपको सारे नोट्स फ्री में मिल जाएंगे। तो चलो करते हैं वीडियो को शुरू और देखते हैं आगे इसके अंदर है क्या चीज़ है। चलो, पहला हमारा क्वेश्चन जो रिपीट होता है, आखिर संविधान क्या है और संविधान की महत्व यानी संविधान का महत्व होता क्या है। बच्चों देखो बच्चों, संविधान क्या होता है? बुनियादी नियमों और कानूनों का एक ऐसा समूह यानी लिखित दस्तावेज या पुस्तक है जिसके द्वारा किसी देश की शासन व्यवस्था को चलाया जाता है। तो संविधान नियम और कानूनों की लिखित पुस्तक को हम क्या कहते हैं? संविधान कहते हैं, है ना बच्चों। संविधान की आवश्यकता या महत्व क्यों होता है? देखो, पहला, संविधान बुनियादी नियमों और बुनियादी नियमों का एक ऐसा समूह उपलब्ध कराता है जिससे लोगों के बीच क्या रहे? एक समन्वय, एक विश्वास बना रहे। दूसरा, संविधान सरकार के विभिन्न अंगों को क्या करता है? आपसी संबंधों की व्याख्या करता है कि कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, इनके बीच क्या क्या संबंध है, इस सब की व्याख्या कौन करता है? हमारा संविधान करता है। इसके साथ साथ संविधान नागरिकों के मौलिक अधिकार देता है और मौलिक कर्तव्य भी देता है और उसका वर्णन भी कौन करता है? हमारा संविधान करता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये सरकार के सत्ता के दुरुपयोग को रोकता है। मतलब कोई सरकार या सत्ता क्या कर सकती है? अपनी शक्तियों का दुरुपयोग नहीं कर सकती है। ये भी इस चीज़ को देखता है, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। दूसरा बात करते हैं, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, भारतीय संविधान की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। बहुत बार क्वेश्चन ही रिपीट होता है। तो भारत के संविधान की क्या विशेषता है? पहला, भारतीय संविधान एक लिखित संविधान है। दूसरा, भारतीय संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है और विस्तृत संविधान है भारत का संविधान। तीसरा, भारतीय संविधान कठोर और लचीला है। अब बोलोगे सर कठोर और लचीला का मतलब क्या है? यानी अगर हमारे संविधान में आसानी से बदलाव या संशोधन हो जाते हैं तो उसे हम लचीला संविधान कहते हैं, और अगर हमारे संविधान में आसानी से बदलाव या संशोधन नहीं होते हैं उसे हम कठोर संविधान कहते हैं, जिसका वर्णन आर्टिकल 368 में किया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में क्या होता है? एकहरी नागरिकता होती है। ठीक है, नागरिकता कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की नागरिकता होती है। एक होती है राष्ट्रीय नागरिकता, है ना, और एक होती है प्रांतीय नागरिकता। तो हमारे भारत में क्या है? एकहरी नागरिकता है ना। इसके साथ भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार दिए गए हैं, है ना। भारत में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया। संसदीय शासन प्रणाली का मतलब क्या होता है? यानी भारत में राज्य सरकार और केंद्र सरकार, मतलब राज्य सरकार और लोकसभा है, सॉरी लोकसभा और राज्यसभा है, ठीक है ना। इसके साथ साथ भारत में संघात्मक शासन प्रणाली, संघात्मक का मतलब है केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों का भारत में क्या होता है? शासन है। अब बात करते हैं, भारतीय संविधान को उधार का थैला क्यों कहते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, कई बार पेपर में ये क्वेश्चन आता है। आपसे ऐसे ही पूछ सकता है, भारतीय संविधान को उधार का थैला क्यों कहते हैं, या आपसे प्रश्न ऐसे ही पूछ सकता है, भारतीय संविधान को पुष्प का गुच्छा क्यों कहते हैं। तो देखो बच्चों, भारतीय संविधान निर्माता भारत के लिए एक सबसे बेहतर संविधान चाहते थे, इसलिए क्या किया था, उन्होंने अलग अलग देशों में गए और जो जो चीज़ें उन्हें प्रावधान अच्छी लगी उन सभी प्रावधानों को भारतीय संविधान में शामिल कर लिया गया। इसीलिए भारतीय संविधान को क्या कहा जाता है? उधार का थैला कहा जाता है। अब कौन कौन से प्रावधान अलग अलग देशों से लिए गए हैं? पहला, ब्रिटेन के संविधान से क्या लिया गया है? संसदीय शासन प्रणाली की व्यवस्था ब्रिटेन से ली गई है। कानून निर्माण की विधि यानी कानून किस प्रकार बनेगा ये व्यवस्था भी हमने ब्रिटेन से लिया है। कानून का शासन ये भी हमने ब्रिटेन से लिया है। विधायिका यानी संसद में अध्यक्ष का पद ये भी हमने कहाँ से लिया है? ब्रिटेन से लिया है, ठीक है ना। दूसरा आता है फ्रांस के संविधान से। तो फ्रांस के संविधान से हमने क्या लिया है? स्वतंत्रता का सिद्धांत, समानता का सिद्धांत और बंधुत्व का सिद्धांत हमने कहाँ से लिया है? हमने फ्रांस से लिया है, ठीक है बच्चों। ठीक है, इसके बाद आता है, देखो आयरलैंड के संविधान से क्या लिए गए हैं? राज्य के नीति निर्देशक तत्व हमने कहाँ से लिए हैं? आयरलैंड से लिए। नीति निर्देशक तत्वों का मतलब क्या होता है? ये सरकार को प्रेरणा देता है कि क्या सरकार को करना चाहिए और क्या सरकार को नहीं करना चाहिए। अमेरिका के संविधान से क्या लिया गया? मौलिक अधिकार का प्रावधान हमने अमेरिका से लिया है और न्यायिक पुनर्लोकन का प्रावधान भी हमने कहाँ से लिया है? अमेरिका से लिया है। कनाडा के संविधान से अविशिष्ट सूची का
मतलब जो सिद्धांत है हमने कहाँ से लिया है, कनाडा के संविधान से लिया। अब आप बोलोगे सर जी अविशिष्ट सूची क्या होती है? आपको मैंने पढ़ाया भी था संघवाद में क्या होती है, 3 सूची होती है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची और अविशिष्ट सूची। चौथी है कौन सी होती है? अविशिष्ट सूची होती है, ठीक है ना। तो ये चीज़ है। चलो नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा या हृदय क्यों कहते हैं? भैया आत्मा, फेफड़े, क्या कहते हैं? फेफड़े, लंग्स, क्यों कहते हैं इसको? तो हमारे भारत के जो भीमराव अंबेडकर जी ने कहा जाता है, ठीक है ना, भीमराव अंबेडकर ने क्या किया था? संवैधानिक उपचारों के अधिकार को हमारे संविधान की आत्मा, फेफड़े कहा है सब। क्यों? क्योंकि अगर हमारे किसी भी मौलिक अधिकारों का हनन होता है ना, तो हम क्या कर सकते हैं? इस अधिकार के जरिए हम अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं। इसके अंतर्गत क्या होता है? सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय क्या करता है? कुछ आदेश जारी करता है या रीट जारी करता है, ठीक है ना। तो कभी रास्ते में चल रहे हो, जैसे तुम्हारे पास कोई पुलिस वाला आए, एक रैपट लगा के बोले ए चल थाने, तो ये नहीं कर सकता। कोई पुलिस वाला आपके घर पे आता है तो आप अरेस्ट वारंट मांग सकते हो, ठीक है ना। नहीं मान रहा तो कहीं ना कहीं आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, तो कहीं ना कहीं फिर जाएंगे आप सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय जा सकते हो। कौन कौन से रीट जारी करता है? पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण। अब समझ रहे हो ना, शब्द थोड़ा ध्यान से समझना। बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब होता है शरीर को हमारे सामने पेश करो। अर्थात अगर किसी व्यक्ति को गैर कानूनी ढंग से गिरफ्तार किया जाता है या उस व्यक्ति का गिरफ्तारी का तरीका गलत है, तो वो न्यायालय उस व्यक्ति को तुरंत रिहा करने के लिए कौन सा आदेश जारी करेगा? बंदी प्रत्यक्षीकरण जारी करेगा। अर्थात कहने का मतलब क्या है? भैया तुम रात में बेचारे सोए हुए थे, पुलिस वाले आए, लात घुसा मारी, उठा के ले गए सीधा है और जाके जेल में डाल दिया 25-26 घंटे के लिए, तो इसकी गिरफ्तारी का तरीका गलत है ना। क्यों? क्योंकि हमारा संविधान ये कहता है कि अगर गिरफ्तारी पे सबसे पहले अरेस्ट वारंट मांग सकते हो आप, है ना, या गिरफ्तारी का कारण आप पूछ सकते हो। अगर आपको ले जाया जा रहा है थाने में, तो 24 घंटे के अंदर अंदर आपको किसी आसपास के न्यायालय में पेश करना होगा, अन्यथा आप उस पुलिस वाले पे केस कर सकते हो। ये भी आप लोगों का अधिकार है। चलो आता है परमादेश। अब परमादेश का मतलब क्या होता है? अगर कोई सरकारी अधिकारी जो होता है अपने दायित्वों का पालन सही से नहीं कर रहा है या उसके कार्यों से किसी अन्य व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, तो उस आदेश में क्या होता है? परमादेश जारी किया जाता है। जैसे कि आप लोग 12th कर रहे हो और 12th करने के बाद क्या हुआ कि आप लोगों को सर्टिफिकेट की जरूरत हुई, लेकिन स्कूल वाले कहते चल हम नहीं दे रहे, जा जो करना है कर ले, है ना। तो इस तरीके का होता है। आपने कोई भी मतलब कॉलेज से आपने पढ़ाई करी, है ना, वो और आपको सर्टिफिकेट या अलग चीज़ जो चीज़ें बोली थी वो आपको नहीं दे रहा है, तो उस सिचुएशन में आप उस पर केस कर सकते हो, वो होता है परमादेश। फिर आता है प्रतिषेध लेख। क्या आता है? प्रतिषेध, ठीक है। यानी इसमें क्या होता है? अगर कोई निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर, क्या है, जैसे उसका कोई एरिया नहीं है वो, तो अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर किसी केस की सुनवाई करता है, तो ऊपरी अदालत उसे ऐसा करने से रोकने के लिए कौन सा आदेश जारी करती है? प्रतिषेध लेख जारी करती है ना। अब कॉमन सी बात है, जैसे कि मैं बताता हूँ, मैं रहता हूँ, हम लोग जो रहते हैं, है ना, मैं मुकुंदपुर में रहता हूँ, ठीक है, मुकुंदपुर में रहता हूँ, ठीक है, और हमारे आसपास बुराड़ी भी पड़ता है। तो अगर मेरा झगड़ा जो होगा अगर मुकुंदपुर में होगा, तो मैं जाके बालासवा में जाऊँगा ना, कॉमन सी बात है, मेरा थाना बालासवा में लगेगा। अब मैं बुराड़ी में थोड़ा ना जाऊँगा, क्यों? क्योंकि हर किसी का अपना एक अलग अधिकार क्षेत्र होता है ना। तो ऐसे ही हर न्यायालय का भी अपना एक अलग अधिकार क्षेत्र होता है, ठीक है, तो याद रखना। फिर आता है आपका अधिकार परीक्षा लेख। अब इसका मतलब क्या होता है? जब न्यायालय को लगता है कि कोई व्यक्ति ऐसे पद पर नियुक्त हो गया है जिस पर उसका कोई कानूनी अधिकार नहीं है, तब न्यायालय क्या करता है? अधिकार परीक्षा आदेश जारी करके क्या हो सकता है? उस व्यक्ति को उसके पद से हटा सकता है, ठीक है ना। उस व्यक्ति को क्या कर सकता है? उसके पद से हटा सकता है। तुमको सर जी समझ में नहीं आया? क्या है? समझ में नहीं आया समझ में? चलो मैं समझा देता हूँ, ठीक है। एक एग्जाम्पल लेते हैं, सबसे अच्छा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि क्या होता है कि जैसे मतलब मैंने बोला अधिकार परीक्षा में क्या होता है? जब निचली अदालत को लगता है कोई व्यक्ति ऐसे पद पर नियुक्त हो गया है जिस पर उसे कोई कानूनी अधिकार नहीं है, तब न्यायालय उसे अधिकार परीक्षा आदेश जारी करके क्या उसे पद से हटा सकता है। जैसे किसी व्यक्ति ने कोई पद पाया तो 65 साल तक रहा, लेकिन 65 साल के बाद भी रिटायर हो गया, उसके बाद भी अगर उस पद पे वो रहता है तो अधिकार परीक्षा आदेश जारी करके उसे हटाया जा सकता है। फिर आता है उत्प्रेक्षण रीट। इसमें क्या होता है? जब निचली अदालत को लगता है कि कोई सरकारी अधिकारी बिना अधिकार के कार्य करता है, तो न्यायालय उसके समक्ष क्या होता है? विचाराधीन मामले उससे लेकर उत्प्रेक्षण रीट द्वारा उसे ऊपर अदालत या अधिकारी को हस्तांतरित कर देता है और उसे पद से हटा सकता है। तो ये 5 रीट होता है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
चलो नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, लोकतंत्र किसे कहते हैं? प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में अंतर बताना है। पहले बच्चों देखो, लोकतंत्र का मतलब कहते हैं, लोकतंत्र का अर्थ होता है जनता का शासन। आजकल दुनिया के अधिकतर देशों में लोकतंत्र को अपनाया गया है। लोकतंत्र दो प्रकार के होते हैं, याद रखना। एक होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र और एक होता है अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब क्या होती है? जब जनता स्वयं प्रत्यक्ष रूप से कानून का निर्माण करती है, ठीक है ना, कानून का निर्माण स्वयं प्रत्यक्ष रूप से करती है, तो इसे ही प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं, है ना। और प्रत्यक्ष लोकतंत्र वहाँ, जैसे प्राचीन यूनान के जो नगर होते थे वो आकार में छोटे होते थे, तो लोग आपस में मिलकर ही क्या करते थे? कानून कानून बना लिया करते थे। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ होता है? जहाँ जनसंख्या कम होती है, आबादी कम होती है, क्षेत्रफल छोटा होता है। बात करते हैं अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र उसे कहते हैं जहाँ जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि जाके क्या करते हैं? आगे जाकर क्या करते हैं? कानून को बनाते हैं। इसे अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। जैसे भारत में हम थोड़ा बनाते हैं कानून, हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधि तो बनाते हैं ना। क्यों? क्योंकि और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ होता है? जहाँ जनसंख्या ज़्यादा होती है, जहाँ क्षेत्रफल ज़्यादा होता है, तो ये होते हैं। चलो नेक्स्ट बात करते हैं, भारतीय चुनाव आयोग के कार्य बताने या उसका महत्वपूर्ण कार्य बताने। तो पहला क्या करता है चुनाव आयोग? चुनाव क्षेत्रों का निर्धारण करता है, चुनाव कहाँ हुए। दूसरा, मतदाता सूची तैयार करता है, मतदाता सूची यानी वोटर लिस्ट, और उसमें संशोधन करता है, क्योंकि कई बार मतदाता सूची में क्या होता है, कुछ गलत लोगों के नाम दर्ज हो जाते हैं, है ना। जैसे कोई व्यक्ति मर गया है फिर भी उसका नाम दर्ज है, तो मतदाता सूची गलतियों को सुधारता है। इसके साथ राजनीतिक दलों को क्या देता है? मान्यता देता है ना। इसके साथ राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह देता है, जैसे हाथ, कमल, झाड़ू, ये कौन देता है? हमारा चुनाव आयोग। इसके साथ साथ राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा का चुनाव कराता है, और इसके साथ चुनाव के कार्यक्रम घोषित करता है ना, नामांकन करता है। इसके साथ साथ मतदान करवाता है, मतदान मतलब वोट डलवाता है, और चुनाव के परिणाम घोषित करता है। तो ये सारे काम किसके होते हैं बच्चों? चुनाव आयोग के होते हैं। अब बात करते हैं समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के बारे में, और इसकी क्या होती है, और इसे गुण और दोष दोनों के बारे में बात करें। देखो बच्चों, समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में क्या होता है? पूरे देश या पूरे क्षेत्र को क्या कर लिया जाता है? एक निर्वाचन क्षेत्र मान लिया जाता है, और एक निर्वाचन क्षेत्र से कई उम्मीदवार चुने जाते हैं। इसे समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली कहते हैं। इसी के द्वारा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल का चुनाव होता है। इसे एकल संक्रमणीय सिद्धांत या आनुपातिक चुनाव प्रणाली भी कहते हैं, याद रखिएगा। अब बात करते हैं इसके मतलब पहला बात करते हैं इसके गुण क्या है। पहला, हर दल को उसके वोटों के अनुपात में सीटें मिलती हैं। दूसरा, छोटे दलों को भी क्या करता है? इसमें प्रतिनिधित्व मिलता है। छोटे छोटे दल है जिन्हें वोट मिला हुआ है, उन्हें भी क्या होता है? यहाँ वो मिलती है, सदस्यता मिलती है। मतों की बर्बादी नहीं होती। जैसे सार्वत्रिक मत प्रणाली में क्या होता है? जो व्यक्ति जीत जाता है तो वो तो ठीक है, और जो व्यक्ति हार जाता है उसके वोट बर्बाद हो जाते हैं। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होती, मत जो वोट होते हैं बर्बाद नहीं होते हैं, बर्बाद कम होती है ना। राष्ट्रीय हितों पर अधिक ज़्यादा महत्व दिया जाता है, जो देश का हित है उस पर ज़्यादा महत्व दिया जाता है। दोष क्या होती है? स्थिर सरकार बनाना थोड़ा कठिन होता है, क्योंकि ऐसी सरकार में क्या होता है? गठबंधन सरकार का निर्माण होता है। गठबंधन सरकार की संभावना इसमें क्या होती है? बढ़ जाती है। मतदाता और प्रतिनिधि के बीच क्या होता है? सीधा संबंध कम होता है। इसमें मतदाता जिसने वोट डाला है उसके बीच कोई संबंध नहीं होता। ये प्रक्रिया काफ़ी जटिल होती है, जिसे लोग है ना समझ नहीं पाते। जो आम लोग जो होते हैं वो इसे समझ नहीं पाते हैं, या उनको समझने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। अब बात करते हैं राष्ट्रपति की शक्तियों की विवेचना कीजिए। राष्ट्रपति की क्या क्या शक्तियाँ होती है? देखो बच्चों, पहले अगर बता दूं, राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है, याद रखना। राष्ट्रपति जल, स्थल और वायु तीनों सेनाओं का क्या होता है? कमांडर होता है। राष्ट्रपति राजदूतों की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति देश में आपातकाल भी लगा सकता है, और उसके पास धारा 352, 356, 360 होती है। इसका मतलब क्या होता है? 352 के अंतर्गत अगर कोई बाहरी देश हम पर आक्रमण कर दे या कोई आंतरिक गड़बड़ी हो जाए, उस स्थिति में 352 लगता है। भारत में ये लगा भी था। कब लगा था? 24 जून 1975 को लगा था। इंदिरा गांधी ने क्या किया था? फखरुद्दीन अली अहमद से कहकर भारत में आपातकाल लगाया था, और ये आपातकाल 18 महीने के लिए लगा था। दूसरा आता है 356। 356 क्या होता है? जैसे अगर किसी राज्य की शासन व्यवस्था ठीक से नहीं चल रही है या संविधान के अनुसार नहीं चल रही है, तो उस जगह क्या होता है? 356 लगता है, ठीक है ना। और 360 ये वित्तीय आपातकाल होता है, जब आर्थिक संकट हो जाता है, लेकिन आज तक ये लगा नहीं है। छठा होता है राष्ट्रपति किसी भी कानून के विषय में सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय से क्या कर सकता है? मतलब परामर्श ले सकता है
है ना। लेकिन वो बात अलग है, मानने और ना मानने की ऊपर रहता है कि राष्ट्रपति के ऊपर होता है। राष्ट्रपति किसी व्यक्ति के मृत्यु दंड को क्या कर सकता है, माफ कर सकता है। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बिना कोई भी विधेयक जो होता है ना वो कानून नहीं बन सकता, है ना। राजदूत क्या मतलब राष्ट्रपति गुप्तचरों की भी नियुक्ति करता है ना। और इस तरीके से है, और राष्ट्रपति ही क्या करता है, जब बोलता है तभी लोकसभा में क्या होता है, आपका जो बजट है पेश होता है। तो ये राष्ट्रपति की शक्ति है। अब बात करते हैं राजनीतिक कार्यपालिका और स्थायी कार्यपालिका के बीच अंतर क्या होता है। देखो बच्चों, राजनीतिक कार्यपालिका को अस्थायी कार्यपालिका भी कहते हैं। राजनीतिक कार्यपालिका का कार्यकाल क्या होता है, निश्चित होता है। मतलब जो राजनीतिक कार्यपालिका का जो कार्यकाल निश्चित होता है, लेकिन समय पूरे होने से पहले भी क्या किया जाता है, 5 साल का है। प्रधानमंत्री का कार्यकाल 5 साल का है, तो 5 साल से पहले भी उसे हटाया जा सकता है। राजनीतिक कार्यपालिका में सभी प्रकार के नेता और मंत्री शामिल होते हैं। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, जितने नेता है वो सब राजनीतिक कार्यपालिका में शामिल होते हैं। राजनीतिक कार्यपालिका के सदस्यों का चुनाव जनता के द्वारा होता है। जनता वोट डाल के क्या कहते हैं, इनका चुनाव करती है। और राजनीतिक कार्यपालिका को अस्थायी कार्यपालिका भी कहते हैं, क्योंकि ना कभी भी हटाया जा सकता है। दूसरा आता है स्थायी कार्यपालिका। स्थायी कार्यपालिका के सदस्यों का चुनाव क्या होता है, लिखित परीक्षा के द्वारा होता है बच्चों। स्थायी कार्यपालिका के सदस्यों का कार्यकाल निश्चित होता है, यानी इनका कार्यकाल निश्चित होता है ना। और कार्यकाल पूरा होने से पहले इन्हें नहीं हटाया सकता है। स्थायी कार्यपालिका को हम नौकरशाही भी कहते हैं। क्या कहते हैं, स्थायी कार्यपालिका को नौकरशाही भी कहते हैं। इसमें IAS हो गया, IPS हो गया, IFS जैसे सदस्य होते हैं, है ना। तो ये होता है स्थायी और अस्थायी कार्यपालिका। अब बात करते हैं विभिन्न कार्यपालिकाओं के बारे में समझते हैं। ठीक है, इसमें हम बात करेंगे 10वां क्वेश्चन है, विभिन्न प्रकार की कार्यपालिका का वर्णन करें। अब इसमें हम अलग अलग प्रकार की कार्यपालिका का वर्णन करते हैं। देखो बच्चों, एक होता है संसदीय कार्यपालिका या संसदीय शासन प्रणाली। अब संसदीय शासन प्रणाली में होता क्या है कि प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है। और प्रधानमंत्री संसद में क्या होता है, बहुमत दल का क्या होता है, नेता होता है। और वो विधायिका के प्रति भी क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी संसद के प्रति क्या होता है, उत्तरदायी होता है। और देश का प्रमुख राजा यानी राष्ट्रपति होता है बच्चों, और सरकार का प्रमुख कौन होता है, प्रधानमंत्री। ये व्यवस्था ब्रिटेन और भारत में है, जिसे संसदीय शासन प्रणाली कहते हैं। दूसरा आता है अर्ध अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। इसमें क्या होता है, राष्ट्रपति देश का प्रमुख होता है और सरकार का प्रमुख होता है प्रधानमंत्री, और दोनों ही शक्तिशाली होते हैं। संसदीय शासन प्रणाली में तो क्या होता है, राष्ट्रपति केवल नाम मात्र का होता है, सारी शक्तियां प्रधानमंत्री के पास होती है। लेकिन अर्धदेशात्मक शासन प्रणाली में क्या होता है, तो मतलब दोनों ही, यानी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों ही शक्तिशाली होते हैं। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद विधायिका के प्रति क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और ये व्यवस्था फ्रांस और श्रीलंका में। तीसरा होता है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। इसमें राष्ट्रपति ही क्या होता है, देश और सरकार दोनों का प्रमुख होता है। और राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा होता है, जनता के द्वारा वोट डाल के होता है, प्रत्यक्ष रूप से। और राष्ट्रपति विधायिका के प्रति रिस्पॉन्सिबल या उत्तरदायी नहीं होता है इस बारे में। ये व्यवस्था अमेरिका में है और ब्राज़ील में है। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों, हमारा प्रश्न है द्विसदनात्मक विधायिका किसे कहते हैं, इसके पक्ष और विपक्ष में तर्क दीजिए। देखो बच्चों, क्या होता है, 2 सदन वाली विधायिका को हम द्विसदनात्मक विधायिका कहते हैं। भारतीय सदन के एक सदन को कहा जाता है राज्यसभा और दूसरे सदन को कहा जाता है लोकसभा। ये तो पूरे देश में होता है। और राज्य में क्या होता है, विधानसभा और विधान परिषद। द्विसदनात्मक विधायिका के लाभ क्या होते हैं, पहला, देश के सभी क्षेत्रों को संसद में क्या मिलता है, उचित प्रतिनिधित्व मिलता है, यानी मौका मिलता है अपनी बातों कहने का। दूसरा, संसद के प्रत्येक निर्णय पर क्या होता है, 2 बार विचार होता है, यानी पुनः विचार किया जाता है। तीसरा, प्रत्येक विधेयक जो होता है ना, विधायक ने विधेयक, नीति या मुद्दे को 2 बार क्या जांचने का अवसर मिलता है, यानी किसी भी कानून को 2 बार जांचने का क्या मिलता है, मौका मिलता है। दूसरे सदन के अगर अभाव हो तो पहला सदन क्या कर सकता है, निरंकुश हो सकता है। ठीक है, यदि एक सदन क्या करता है, जल्दबाजी में कोई निर्णय लेता है, तो दूसरा सदन क्या करता है, उस पर बहस के दौरान पुनः विचार करके उसकी कमियों को दूर कर सकता है। अब आता है द्विसदनात्मक विधायिका के हानि क्या है, कमियां क्या है। पहला, दूसरा सदन क्या होता है, शक्तिहीन होता है, इसलिए 2 सदनों की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि दूसरे सदन के पास इतनी पावर नहीं है। लोकसभा के पास ज़्यादा पावर्स होते हैं, राज्यसभा के पास इतनी ज़्यादा पावर नहीं होती है। दूसरा, एक सदन द्वारा अगर पास किए गए विधेयक को दूसरे सदन में विचार के लिए भेजा जाता है, जिससे निर्णय लेने में बहुत ज़्यादा समय लगता है और बहुत ज़्यादा खर्च भी लगता है। ये बहुत खर्चीली व्यवस्था है, क्योंकि इसमें दोनों सदनों का व्यय उठाना पड़ता है, जिससे आर्थिक बोझ क्या होता है बच्चों, बढ़ जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट हमारा प्रश्न है,
भारतीय संसद के कार्यों और शक्तियों का वर्णन करना है। तो भारतीय संसद की क्या क्या शक्तियां हैं या कार्य हैं? तो पहला, विधायक शक्तियां, यानी आपको पता संसद का देश के लिए कानून बनाती है संसद, और साधारण विधेयक को दोनों सदनों से पारित होना जरूरी होता है। मतभेद होने पर संयुक्त बैठक द्वारा से निर्णय लिया जा सकता है। कहने का मतलब विधायी मतलब कानून निर्माण संबंधित कार्य है, और कानून निर्माण में संसद इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिनमें दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा दोनों में ही वो विधेयक पास होना चाहिए। और अगर इन दोनों में लड़ाई हो जाती है तो राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाकर निर्णय ले सकता है। दूसरा क्या होता है बच्चों? दूसरा होता है आपका वित्तीय कार्य। वित्तीय कार्य का मतलब क्या है? देश के धन पर संसद का पूरा नियंत्रण होता है। बिना संसद की अनुमति के ना ही कोई टैक्स लगाया जा सकता है और ना ही कोई धन खर्च किया जा सकता है, और धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत होता है, ये भी याद रखिएगा। और राज्यसभा इसे अपने पास 14 दिन तक रख सकता है। 14 दिन तक ज़्यादातर होगा तो उसे पास समझा जाएगा। इसके साथ संविधान में संशोधन की शक्ति, यानी संसद क्या कर सकता है? संविधान में संशोधन कर सकता है। इसके लिए लोकसभा और राज्यसभा दोनों को ही दी गई है शक्ति है। कार्यपालिका पर नियंत्रण, अर्थात जो संसद है वो प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद पर नियंत्रण रखती है, और मंत्री परिषद अपने कार्यों के लिए क्या होता है? संसद विशेषकर लोकसभा के प्रति क्या होता है? पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिबल होता है। एक होता है अविश्वास प्रस्ताव। संसद का सबसे ताकतवर हथियार कौन सा है? अविश्वास प्रस्ताव है, जिसके द्वारा संसद कार्यपालिका को क्या करता है? कंट्रोल करता है। अगर ये प्रस्ताव पास हो जाता है तो प्रधानमंत्री के साथ साथ सभी मंत्रियों को त्यागपत्र देना पड़ता है। इस प्रकार संसद कार्यपालिका को क्या करती है? बेहतर ढंग से कंट्रोल करती है। ठीक है, तो लोकसभा के बारे में बात करते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव कैसे होता है और अध्यक्ष का कार्य और शक्तियों के बारे में हम समझेंगे। देखो बच्चों, हम सबसे पहले वाले लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है, लोकसभा की कार्यवाही को ये संचालित करता है। ठीक है ना। संविधान में इसकी व्यवस्था की गई है कि लोकसभा के सदस्य बहुमत के आधार पर अपने ही सदस्यों में से एक अध्यक्ष को चुनते हैं। अध्यक्ष बनने के बाद क्या करता है? वो जो व्यक्ति होता है वो निष्पक्ष होकर क्या होता है? कार्य करता है। और वर्तमान में भारत के लोकसभा अध्यक्ष जो हैं वो कौन है? ओम बिरला है। आखिर इनके कार्य क्या होते हैं और शक्तियाँ? पहला, अध्यक्ष क्या करता है? लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है और सदन में अनुशासन बनाए रखता है। इसके साथ साथ वह सदन में प्रस्तावों और विधेयक को रखने के लिए अनुमति भी देता है। अध्यक्ष लोकसभा के कार्यों और कार्यक्रम का निर्धारण करता है और प्रधानमंत्री को सलाह भी देता है। वह सदस्यों को अनुशासन में रखने की चेतावनी भी देता है कि भैया अनुशासन में रहो, और आवश्यकता होने पर सदन से बाहर भी निकाल सकता है। यदि सदन में अव्यवस्था फैल जाती है तो वो बैठक स्थगित भी कर सकता है। कौन? लोकसभा का स्पीकर। अब बात करते हैं संसद कार्यपालिका को कैसे नियंत्रित करती है। देखो बच्चों, पहला है बहस और चर्चा के द्वारा। संसद के सदस्य क्या होते हैं? सरकार की नीतियों और कार्यों पर बहस करते हैं। विधेयक और योजनाओं पर चर्चा के दौरान क्या होता है? सरकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, और वो दो टाइप से होते हैं। एक होता है प्रश्नकाल, एक होता है शून्यकाल। प्रश्नकाल में मंत्रियों के सदस्यों को प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य होता है, और शून्यकाल जो होता है 12 बजे के बाद होता है, जिसमें सदस्य प्रश्न तो पूछता है लेकिन अन्य लोगों को उसके जवाब देने के लिए बाद देने नहीं दिया जा सकता। तीसरा है कानून की स्वीकृति या अस्वीकृति। कोई भी, यानी कानून संसद की स्वीकृति के बिना नहीं बन सकता। यदि संसद सरकार के विधेयक को अस्वीकार कर देती है तो सरकार पर दबाव बन जाता है। इसके साथ साथ वित्तीय नियंत्रण, यानी बजट और संसद द्वारा ही, बजट जो होता है ना संसद द्वारा ही पारित किया जाता है। संसद कर या खर्च पर नियंत्रण रखती है। यदि संसद बजट पास ना करे तो सरकार को काम ही नहीं रहेगा, सरकार को पैसा कहाँ से मिलेगा काम करने के लिए? तो वित्तीय नियंत्रण। और मैंने फिर अविश्वास प्रस्ताव बता दिया था कि संसद का ये सबसे शक्तिशाली हथियार होता है। यदि अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो प्रधानमंत्री के साथ साथ पूरे मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। अब बात करते हैं संसदीय समितियां क्या होती हैं, आखिर इनका निर्माण क्यों किया जाता है। देखो बच्चों, संसद के अधिवेशन समिति से समय होते हैं। देखो, सभी विषयों की गहराई से अध्ययन करना संभव नहीं हो पाता, इसीलिए कानूनी और योजनाओं से जुड़े विषयों पर विस्तार पूर्वक चर्चा करने के लिए संसदीय समितियां बनाई जाती है। ये संसदीय समितियां क्या काम करती है? पहला, संसदीय समितियां क्या करती है? विभिन्न विषयों पर कानून बनाने के लिए संसद को क्या देती है? सहायता प्रदान करती है। ये समितियां विभिन्न विभागों के कार्यों, योजना और खर्चों की क्या करती है? जांच करती है, भाई खर्चा कहाँ होगा। संसदीय समितियां भ्रष्टाचार, घोटालों और वित्तीय अनियमितताओं पर क्या करती है? जांच करती है। ये सारा काम कौन करती है? संसदीय समितियां करती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है लोकसभा राज्यसभा की संरचना बताइए।
तो देखो बच्चों, अगर मैं बात करूँ आप लोगों को लोकसभा के बारे में, तो लोकसभा जो होती है जिसे हम क्या कहते हैं, अपर हाउस भी कहते हैं, उच्च सदन सॉरी लोअर हाउस कहते हैं, यानी निम्न सदन कहते हैं लोकसभा को। लोकसभा की सदस्य संख्या 545 होती है, जिनमें से 2 राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन चुने जाते हैं, तो कोई 543 सदस्य बच जाते हैं। लोकसभा का अध्यक्ष स्पीकर होता है, वर्तमान में ओम बिड़ला है ना। और लोकसभा में याद ना, लोकसभा जो है ताकतवर होता है। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए क्या योग्यता होना चाहिए, जैसे कि पहला भारत का नागरिक हो, पागल दिवालिया ना हो, 25 साल उम्र हो, किसी लाभ पद पर ना हो। अब बात करते हैं राज्यसभा की। राज्यसभा की जो सदस्य संख्या होती है वो 250 होती है, जिनमें से 12 जो है वो राष्ट्रपति द्वारा चुने जाते हैं। और ये 12 सदस्य क्या होते हैं, साहित्य, विज्ञान, कला के क्षेत्र में महारत हासिल होती है इन लोग, ऐसे सदस्य होते हैं। इसके साथ साथ राज्यसभा को जैसे मैंने बताया, ठीक है, तो राज्यसभा है, राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है और ये एक स्थायी सदन होता है, मतलब इसे कहीं भंग नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं भंग किया जा सकता, यानी प्रति वर्ष क्या होते हैं, 1/3 जो सदस्य होते हैं इसके पद मुक्त होते रहते हैं, तो इसीलिए इसे कभी भंग नहीं किया जा सकता, इसलिए स्थायी सदन है ना। और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए क्या क्या योग्यता होना चाहिए, भारत का नागरिक हो, पागल दिवालिया ना हो, 30 वर्ष उम्र होनी चाहिए। लोकसभा का कार्यकाल 5 साल का होता है और राज्यसभा का होता है 6 साल का, इस चीज़ को याद रखिएगा। चलो नेक्स्ट बात करते हैं, न्यायपालिका की स्वतंत्रता किस प्रकार बनाए रखी जा सकती है। जैसे कि पहला, न्यायाधीशों की नियुक्ति। आप सभी को पता है न्यायाधीशों की नियुक्ति में विधायिका इन संसद को शामिल नहीं किया जाता और ऐसे योग्य व्यक्तियों को चुना जाता है जो कानून का विशेष ज्ञाता हो या जिसे कानून का अनुभव हो। इससे राजनीतिक दबाव कम हो जाता है और न्यायपालिका स्वतंत्र हो जाती है। दूसरा आता है न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते, यानी न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते हैं देश की संचित निधि द्वारा दिया जाता है और इन खर्चों पर संसद का कोई नियंत्रण नहीं होता है। हाँ, याद रखना, संसद न्यायाधीशों के वेतन को कम नहीं कर सकती, बढ़ा जरूर सकती है। इससे न्यायाधीश आर्थिक दबाव से मुक्त रहते हैं, ठीक है ना। इसके पद से हटाने कठिन प्रक्रिया होती है, यानी न्यायाधीशों को लंबे समय के लिए नियुक्त किया जाता है और उन्हें हटाना बहुत कठिन कार्य होता है। संसद के दोनों सदनों में महाभियोग प्रस्ताव पारित होता है। महाभियोग एक ऐसा प्रक्रिया होती है जिसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या सर्वोच्च या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है, लेकिन ये प्रक्रिया बहुत ज़्यादा कठिन होती है ना। इसके साथ अवमानना करने पर दंड, अर्थात यदि कोई व्यक्ति न्यायालय का अपमान करता है तो न्यायालय उसे दंड दे सकता है और इसे न्यायालय की गरिमा या अधिकार बनी रहती है। बात करते हैं सर्वोच्च न्यायालय के कार्य, शक्तियां या क्षेत्राधिकार के बारे में। ये कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि पहला, मौलिक क्षेत्राधिकार। इसमें ऐसे मामलों की सुनवाई सीधे सर्वोच्च न्यायालय करता है। केंद्र और राज्य के बीच अगर कोई विवाद हो जाता है, ठीक है ना, तो राज्यों के बीच विवाद, इन मामलों में पहले किसी अन्य न्यायालय में जाने की आवश्यकता नहीं होती है, तो सर्वोच्च न्यायालय वो राज्यों केंद्र के बीच जो झगड़े होते हैं निपटारा कर देता है। दूसरा आता है रीट संबंधी क्षेत्राधिकार, अर्थात सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। यदि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन हो जाए तो वो सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। न्यायालय 5 प्रकार के रीट जारी करता है और सरकार को आदेश देता है, जैसे अभी मैंने आपको बताया बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेक्षण लेख। फिर दूसरा क्षेत्राधिकार होता है। तीसरा आता है अपीली क्षेत्राधिकार, अर्थात व्यक्ति उच्च न्यायालय के निर्णय के अगर खिलाफ है तो वो सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकता है, जैसे दीवानी हो गया, फौजदारी हो गया, या संवैधानिक मामलों जो होते हैं वो ऊपरी अदालत में जा सकता है। सलाहकारी क्षेत्राधिकार, अर्थात राष्ट्रपति को किसी महत्वपूर्ण कानूनी या संवैधानिक प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो होते हैं वो सलाह दे सकते हैं जब राष्ट्रपति मांगेगा, लेकिन राष्ट्रपति उस सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं होता, वो मान भी सकता है, नहीं भी मान सकता, ठीक है ना। चलो हेलो दोस्तों, अब बात करते हैं, चलो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 18वां है, संघीय सरकार के प्रमुख लक्षण क्या होते हैं, यानी जिन देशों में संघात्मक शासन व्यवस्था होती है उसकी विशेषता क्या होती है। पहला क्या होता है, शक्तियों का विभाजन होता है, यानी संघवाद में केंद्र और राज्यों के बीच क्या होती है, जो शक्तियां होती है वो बटी होती है। इसके साथ साथ दूसरा होता है संविधान की सर्वोच्चता, यानी जो संविधान की सर्वोच्चता का मतलब क्या है, जहां जिन देशों में संघवाद होता है या संघीय सरकार होती है तो संघीय व्यवस्था समझौते के आधार पर बनती है और संविधान लिखित होता है और संविधान सर्वोच्च होता है, उसी के अनुसार क्या होता है, देश की शासन व्यवस्था को चलवाया जाता है। तीसरा होता है दोहरी सरकार, है ना, यानी संघवाद में दोहरी सरकार होती है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, और ये दोनों ही क्या करते हैं, अपने अपने क्षेत्र पर क्या करते हैं, शासन करते हैं। इसके साथ साथ दोहरी नागरिकता होती है, जिन देशों में संघवाद होता है वहां दोहरी नागरिकता होती है, जैसे कि एक होती है राष्ट्रीय नागरिकता और एक होती है प्रांतीय नागरिकता। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, लेकिन भारत में संघवाद जो है ना,
होने के बावजूद यहाँ एकल नागरिकता है, याद रखना, ठीक है ना। पांचवा आता है स्वतंत्र न्यायपालिका, यानी जिन देशों में संघवाद होता है तो न्यायपालिका संविधान की रक्षा करती है और केंद्र और राज्य के विवादों का समाधान करती है, इसलिए संघवाद में स्वतंत्र न्यायपालिका होती है। अब देखो यह क्वेश्चन है, संघात्मक और एकात्मक सरकार में आखिर अंतर क्या होता है। देखो एकात्मक सरकार में शासन एक ही स्तर पर होता है, जबकि संघात्मक में जो शासन होता है दो स्तर पर होता है, केंद्र और राज्य। एकात्मक में सभी शक्तियां केंद्र के पास होती हैं, जबकि संघात्मक में क्या होती है, शक्तियां बटी हुई होती है। एकात्मक में संविधान लिखित भी हो सकता है और अलिखित भी हो सकता है, लेकिन संघात्मक में संविधान लिखित होता है और कठोर होता है। एकात्मक में क्या होती है, एकहरी नागरिकता होती है, ठीक है ना, क्या होती है, एकहरी, जबकि संघात्मक में होती है दोहरी नागरिकता। इसके साथ साथ एकात्मक में केंद्र ज्यादा शक्तिशाली होता है और संघात्मक में केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही क्या होती है, ज्यादा शक्तिशाली होती है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल की शक्ति और भूमिका के विवादित होने के कारण बताइए। हमें राज्यपाल की शक्ति बतानी है और की जो स्थिति है काफी ज्यादा विवादित क्यों होती है। देखो बच्चों, राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, लेकिन कई बार उसकी भूमिका को लेकर कई बार विवाद हो जाता है। जैसे राज्यपाल की नियुक्ति राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है और वो अपने कार्यों के लिए राष्ट्रपति के प्रति पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिबल होता है। राष्ट्रपति चाहे तो उसे हटा भी सकता है राज्यपाल को, या उसका ट्रांसफर भी कर सकता है। इसी कारण कई लोग मानते हैं कि राज्यपाल राज्य में केंद्र का एजेंट होता है ना, या प्रतिनिधि बनकर कार्य करता है और राज्य सरकार के कामों में क्या करता है, हस्तक्षेप करता है, रुकावट डालता है। धारा 356 का प्रयोग, जैसे क्या होता है, संविधान की धारा 56 के अनुसार यदि किसी राज्य की शासन ठीक तरीके से नहीं चला जा रही है तो राज्यपाल क्या करता है, राष्ट्रपति को रिपोर्ट भेजकर राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश कर सकता है, ठीक है। यह राज्यपाल की शक्ति होती है ना। और राज्यपाल क्या करता है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। ये भी पॉइंट आप ऐड कर लेना। चलो नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, केंद्र को शक्तिशाली बनाने वाले कौन कौन से कारण बताइए। यानी केंद्र ज्यादा शक्तिशाली होती है, ऐसे कौन कौन से कारण है। देखो पहला, भारत एक विविधता वाला देश, आप सभी को पता है, जहां अलग अलग भाषा है, अलग अलग धर्म है, अलग अलग संस्कृतियां हैं, अलग अलग जातियां हैं, और देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए संविधान निर्माताओं ने संघीय शासन व्यवस्था को स्वीकार किया था और केंद्र को ज्यादा शक्तिशाली बनाया था। जैसे अनुच्छेद 3 में ये कहा गया है, केंद्र को राज्य की सीमा बदलने या नए राज्य बनाने या राज्यों के नाम बदलने का अधिकार है केंद्र सरकार के पास, ये आर्टिकल 3 में कहा गया है। इसके साथ साथ केंद्र सरकार के पास आपातकालीन शक्तियां होती है, यानी आपातकाल के समय सारी की सारी जो शक्तियां केंद्र के पास पहुंच जाती है और संसद राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकता है। तीसरा आता है राज्यसभा की शक्ति, यानी 249, यदि राज्यसभा में 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास कर दे तो संसद राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकता है, ठीक है बच्चों। ठीक है, ये भी हो सकता है। इसलिए देखो, राज्यपाल की नियुक्ति, यानी हर राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, केंद्र सरकार करती है, और राज्यपाल कई मामलों में केंद्र के निर्देशों के अनुसार ही क्या करता है, कार्य करता है। इसके साथ वित्तीय नियंत्रण, आपको बात पता ही होगी, राज्य को आर्थिक सहायता और अनुदान केंद्र से मिलता है, जिससे राज्यों की निर्भरता केंद्र पर बनी रहती है। इसके साथ अखिल भारतीय सेवा, जैसे IAS हो गया, IPS हो गया, है ना, तो सेवाओं की भर्ती जो है केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। इन अधिकारों पर केंद्र का नियंत्रण होता है। तो ये सारी केंद्र की शक्तियां हैं। अब बात करते हैं स्थानीय शासन किसे कहते हैं, इसके लाभ बताइए। देखो बच्चों, स्थानीय शासन का मतलब क्या था, गांव और जिला स्तर के शासन को हम क्या कहते हैं, स्थानीय शासन कहते हैं। किसी स्थान पर रहने वाले लोग स्थानीय संस्थाओं के माध्यम से ही क्या करते हैं, अपनी समस्याओं का समाधान करते हैं। गांव में पंचायत और शहरों में नगर पालिका स्थानीय शासन का उदाहरण है। जैसे कि अगर बात को स्थानीय शासन के लाभ क्या होते हैं या महत्व क्या होता है, पहला, ये लोगों के सबसे पास का शासन होता है और इसलिए लोगों की समस्याओं का समाधान क्या होता है, बहुत जल्दी हो जाता है। दूसरा, ये जो है ना, खर्चीली व्यवस्था नहीं है, ज्यादा खर्चीली व्यवस्था, मतलब इसमें कम खर्च की जरूरत होती है। इसके साथ साथ लोगों को अपने कार्यों में भाग लेने का क्या मिलता है, मौका मिलता है। राज्य सरकार का जो काम होता है थोड़ा सा कम हो जाता है स्थानीय सरकार से, और लोकतंत्र मजबूत होता है। ये होता है स्थानीय शासन के महत्व।
ठीक है, तो देखो पंचायती राज के प्रमुख उद्देश्यों को वर्णन कीजिए। कौन को? देखो भारत में पंचायतों की व्यवस्था प्राचीन काल से चली आ रही है, बात तो पता ही होगी। सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना राजस्थान के नागौर जिले में हुई थी, याद रखना। स्वतंत्रता के बाद ग्रामीण विकास और योजनाओं को गांव तक पहुंचाने के लिए पंचायती राज प्रणाली अपनाई गई। पंचायती राज का उद्देश्य क्या होता है? पहला, गांव का क्या करना होता है? इसका मेन उद्देश्य क्या होता है? गांव का विकास करना होता है। दूसरा, गांव के लोगों को इंडिपेंडेंट यानी आत्मनिर्भर बनाना होता है और गांव वालों को उनके अधिकार और कर्तव्यों का ज्ञान करवाना होता है। ठीक है, इसके साथ साथ ये गांव की समस्याओं का समाधान करता है। देखो भारत में स्थानीय शासन के विकास पर टिप्पणी करनी है, यानी भारत में स्थानीय शासन का विकास किस प्रकार हुआ उसके बारे में हमें बताना है। देखो सबसे पहले स्थानीय शासन की जो शुरुआत 1882 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुई थी। इसी समय उस समय स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। 1919 और 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के द्वारा राज्यों में ग्राम पंचायतों की स्थापना की गई थी और भारत में स्थानीय शासन का जो स्थानीय विषय जो है ना वो राज्य को सौंप दिया गया था। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में इसका बहुत अच्छे तरीके से वर्णन हमें मिल जाता है और ये राज्य सरकारों की इच्छा पर निर्भर करता है कि वैसे लागू करेगी या नहीं करेगी, ये डिपेंड उस पर करता है। 1952 में क्या हुआ था? सामुदायिक विकास कार्यक्रम के द्वारा जनता की भागीदारी को बढ़ाने के लिए क्या किया गया था? स्थानीय शासन में त्रिस्तरीय ढांचे की व्यवस्था की गई थी या सिफारिश की गई थी, जैसे ग्राम पंचायत, प्रखंड या तालुका और जिला पंचायत, ये त्रिस्तरीय ढांचे की बात कही गई थी। 1960 में गुजरात और महाराष्ट्र के विभिन्न क्षेत्रों में क्या हुआ था? स्थानीय संस्थाओं की प्रणाली अपनाई गई थी। 1992 में 73वां और 74वां संविधान संशोधन द्वारा स्थानीय शासन की कमियों को दूर किया गया और इसे और ज्यादा मजबूत किया गया था। 73वां संशोधन जो था ना वो ग्रामीण स्थानीय संस्थाओं से संबंधित था और 74वां संशोधन जो था वो शहरी स्थानीय संस्थाओं से संबंधित था, याद रखना। अब बात करते हैं 73वें संशोधन के बाद पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन कीजिए, यानी 73वें संविधान संशोधन होने के बाद पंचायती राज व्यवस्था में क्या हुआ था? पहला बात करेंगे रचना, इसमें त्रिस्तरीय ढांचा अपनाया गया था, याद रखना। 73वें संविधान संशोधन में ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत और आपका जैसे ग्राम पंचायत हो गया, ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक समिति या ऐसे प्रखंड भी कह सकते हैं, तालुका भी, और जिला स्तर पर जिला पंचायत को अपनाया गया था। जिला पंचायत में जिले का पूरा ग्रामीण इलाका आ जाता है और ग्राम सभा का निर्माण अनिवार्य है। प्रत्येक मतदाता ग्राम सभा का सदस्य होता है और ग्राम सभा की भूमिका और कार्यों के बारे में निर्णय कौन लेता है? राज्य के कानून द्वारा किया जाएगा। दूसरा होता है चुनाव। पंचायती राज संस्थाओं का जो चुनाव होता है वो प्रत्यक्ष रूप से होने लग गया था और इसकी अवधि 5 साल होती है। पंचायती राज व्यवस्था में कोई व्यक्ति होता है तो उसका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 साल का होता है। यदि सरकार 5 साल से पहले ही भंग हो जाए तो 6 महीने में चुनाव करवाना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। इसके साथ साथ क्या गया? आरक्षण की व्यवस्था भी की गई है, यानी सभी पंचायती संस्थाओं में 1/3 जो सीटें हैं वो महिलाओं के लिए आरक्षित है। तीनों स्तरों में SC ST के लिए भी क्या है सीटें आरक्षित है ना। और सरकार पिछड़े वर्गों के लिए भी क्या देती है? आरक्षण या छूट देती है। विषयों का स्थानांतरण, याद रखिएगा राज्य सूची के 29 विषयों को लोकल गवर्नमेंट यानी स्थानीय संस्थाओं को सौंप दिया गया है। इनमें से कितने विषय स्थानीय संस्थाओं को देने हैं इसका निर्णय कौन करता है? राज्य सरकार करती है, यानी इन विषयों पर केवल स्थानीय सरकारी कानून बना सकती है। राज्य चुनाव आयोग, देखो बच्चों पंचायतों के चुनाव के लिए एक राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की जाती है, जिसकी जिम्मेदारी होता है कि वो समय समय पे पंचायती संस्थाओं का क्या करे? चुनाव करवाए। एक लास्ट होता है छठा हमारा राज्य वित्त आयोग, अर्थात स्थानीय संस्थाओं को धन चाहिए होता है, उन्हें वित्तीय क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बनाने के लिए राज्य वित्त आयोग की स्थापना की गई है ताकि धन का बंटवारा राजनीतिक मामला ना बन सके और हर किसी को आसानी से धन मिल जाए। चलो 25वां क्वेश्चन है हमारा 74वें संविधान संशोधन की व्यवस्था का वर्णन कीजिए। देखो बच्चों 73वां 74वां संशोधन जो है वो निम्नलिखित रूप से लागू करने का प्रयास किया गया था। सभी राज्यों द्वारा इन संशोधन को लागू करने के लिए कानून बनाया गया था और इन प्रावधानों को आए हुए अभी 10 साल से ज्यादा हो चुका है। जैसे कि वर्तमान में ग्रामीण भारत में जिला पंचायतों की संख्या कितनी है? 500 है। और मध्यवर्ती या प्रखंड या तालुका की संख्या कितनी है बच्चों? 600 है ना। ये 600 6000 हो गए, ठीक है ना। देख लेने के बाद 600 है 6000 है, मैं कंफ्यूज हूँ, ठीक है से। ग्राम पंचायतों की संख्या लगभग 2.5 लाख है भारत में। शहरों के बारे में बात की जाए तो भारत में 100 से ज्यादा नगर निगम है, 1400 से ज्यादा नगर पालिका है और 2000 से ज्यादा क्या है? नगर पंचायतें मौजूद हैं।
ठीक है। चलो, इन निकायों के लिए प्रत्येक 5 साल में पर 32 लाख सदस्यों का चुनाव होता है। अगर संसद और विधानसभाओं को मिला लिया जाए तो 5000 से कम बैठती है इनकी संख्या। 73वें और 74वें संविधान संशोधन ने क्या किया, देश भर में पंचायती राज संस्थाओं और नगर पालिकाओं का जो संरचना था वो एक जैसा कर दिया था। स्थानीय संस्थाओं की मौजूदगी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे लिए। इससे शासन में जनता की भागीदारी बढ़ गई और एक मंच यानी माहौल मिल गया था लोगों को। महिलाओं के बारे में अगर हम बात करें, किसके बारे में, महिलाओं के बारे में, तो देखो पंचायतों और नगर पालिकाओं में महिलाओं को आरक्षण के कारण स्थानीय संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। आज कम से कम 200 महिलाएं जिला पंचायत की अध्यक्ष हैं, 200 महिलाएं प्रखंड या पंचायतों की अध्यक्ष हैं, 80,000 से ज़्यादा महिलाएं ग्राम पंचायत के प्रमुख हैं। नगर निगम में जो मेयर जो होती है, नगर निगम के अध्यक्ष को मेयर कहते हैं, जिसका चुनाव 1 साल के लिए होता है, 30 महिलाएं हैं। नगर पालिकाओं में 500 से ज़्यादा महिलाएं अध्यक्ष हैं और लगभग 650 नगर पंचायतों की प्रधान महिलाएं हैं अभी वर्तमान में। तो ये क्या है, नगर पंचायत है, ठीक है ना। नेक्स्ट 26वां क्वेश्चन बात करते हैं। 42वें संविधान संशोधन की आलोचना में कोई 2 कारण बताइए। देखो, पहला 42वां संविधान संशोधन क्या था, आपातकालीन की स्थिति में पारित किया गया था। इस संशोधन को अन्य दलों को क्या होता, समर्थन नहीं मिला था, लोगों ने बहुत ज्यादा विरोध किया था, क्योंकि यही संशोधन करके इंदिरा गांधी ने अपना कार्यकाल 5 साल से 6 साल कर लिया था। दूसरा है, इन संशोधन द्वारा राष्ट्रपति की स्थिति क्या हो जाती, कमजोर हो गई थी, या किया जा सकता है। दूसरा आता है 27वां केशवानंद भारतीय मुकदमा। अब इसका मतलब क्या है, केशवानंद भारतीय मुकदमा 38वें संवैधानिक संशोधन को चुनौती दे रहा था। इसी मुकदमे में क्या हुआ था, सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे की धारणा को बताया था कि संविधान का मूल ढांचा है क्या। 28वां क्वेश्चन है बच्चों, संविधान में संवैधानिक संशोधन द्वारा किए गए कोई 4 परिवर्तन बताइए। देखो, जैसे 42वां संविधान संशोधन किया गया था, जिसमें समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था और 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। ये कब किया गया था बच्चों, 1978 में किया गया था, तो सॉरी 76 में। 44वें संविधान संशोधन में क्या हुआ था, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया गया था और इसे आर्टिकल 300A में डाल दिया गया। 61वां संविधान संशोधन में होता गया, लोगों को मतदान का अधिकार दिया गया था। जैसे लोगों पहले वोट डालने की उम्र 21 साल थी, लेकिन अब कितनी, 18 साल। तो ये चेंज कब किया गया था, 61वें संविधान संशोधन द्वारा, अर्थात 1989 में। 73वां 74वां संविधान संशोधन आप सभी को पता है, स्थानीय संस्थाओं को अधिक मजबूत करने के लिए किया गया था। कब, 1993 में किया गया था, लागू किया गया था, ठीक है। तो ये था बच्चों इस वीडियो का कंप्लीट पार्ट। आप लोगों की जो फर्स्ट पॉलिटिकल की बुक है वो कंप्लीट हो चुकी है। अगर आप लोग वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी, तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नई वीडियो से, धन्यवाद।